पैसे से हमने पीएचडी की है, हमने आपका नमक खाया है और हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2 जनवरी 1987 को बेगूसराय के दिनकर की धरती पर जन्मे कन्हैया कुमार को आज कौन नहीं जानता। अपने मोटिवेशन भाषण को लेकर पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हो चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार JNU के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई बार उन पर देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटनाएं कभी भी उन्हें डरा नहीं सकती हैं। अक्सर कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे चुप करा सकते हैं, लेकिन आप मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन इसी बीच आप लोगों को उनके राजनीतिक करियर नहीं बल्कि उनके कुल संपत्ति के बारे में आज बताते हैं। बहरहाल हो कि हाल ही में कन्हैया ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कन्हैया कुमार छात्र नेता भी रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई नौकरी भी नहीं की, फिर कन्हैया अपना खर्चा कैसे चलाते हैं। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी उनको अध्यक्ष पद जल्द ही सौंपने वाली हैं। तो इसको लेकर के आइए आपको कन्हैया कुमार की संपत्ति के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अक्सर कन्हैया कुमार से ये प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने साल 2019 में हुए चुनाव के हलफनामे में खुद को बेरोजगार बताया था, लेकिन बावजूद इसके भी इतनी संपत्ति के मालिक वो कैसे हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा था कि वो बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन उनके गांव में पैतृक संपत्ति मौजूद है। उनका खर्चा उनके पैतृक संपत्ति से ही आता है। उनके घर वाले उन्हें पैसा देते हैं। बता दें, साल 2019 में कन्हैया कुमार ने संपत्ति के बारे में बात करते हुए बताया था कि वो कुल 3,57,848 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने 2019 में बताया था कि उनके पास कैश के रूप में मात्र 36,000 रुपए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 से 2018 में कन्हैया कुमार एक साल में 6,30,360 रुपए कमाते थे। वहीं दूसरी तरफ ये कमाई 2018 से 2019 में जाकर कम हो गई। 2019 में कन्हैया कुमार ने मात्र 2,28,290 रुपए की कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार अपने हलफनामे में खुद को बेरोजगार बताया था, जो कुछ फ्रीलांस राइटिंग का काम करता है। इसके अलावा वो कुछ यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार के पास ना घर है ना गाड़ी। बेगूसराय स्थित गांव बीहट में उनकी थोड़ी सी जमीन है, वो भी उन्हें विरासत में मिली है। कन्हैया कुमार बताते हैं कि उनको मिलने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत उनके द्वारा लिखी गई किताब बिहार टू तिहाड़ से मिलने वाली रॉयल्टी है। बहरहाल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं यहाँ पर तेज हैं और अभी हाल ही में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में कन्हैया कुमार का भाषण खूब वायरल हुआ था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला था और मणिपुर को लेकर बीजेपी पर जमकर घेरा था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं, आदिवासियों के महान योद्धा हैं और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाइड किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक है, पहले अधिकारी। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता, तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल,
जैसा कि क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आजादी का मतलब होता है। और यही जो आजादी का मतलब है, इस मतलब को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, हर कोई भारतवासी है ना। जब भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, तो चाहे गोंड हो, भील हो, उरांव हो, सभी लोग आदिवासी हैं। यह एकता हमको समझनी पड़ेगी, यह एकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। इनकी चालाकी आपने देखी है, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है। इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वोट और आपका वोट एक है, महिला और पुरुष का वोट जो एक है, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और फॉर्च्यूनर पर चलने वाला और टूटी हुई साइकिल लेकर चलने वाला का वोट जो एक है, यही वोट की ताकत है कि यह जमहूरियत जिंदा है, यह लोकतंत्र जिंदा है। 5 साल के लिए ही सही, 5 साल के लिए ही सही, इनको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है मां बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नरोत्तम, नड़ों में उत्तम, और काम कैसा है? निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो। है दम चैलेंज करते हैं यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में 2 गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। हमको मालूम है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। ये झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सच का सामना नहीं कर सकते हैं। करेंगे हमारे सच का सामना। सच ये है कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है, मामा का। और मामा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। ये संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा? और जब चुनाव आ गया है, 20 साल से सरकार चला रही है, जब चुनाव में 20 महीना बचा है, तब इनको बहन जी लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे। चाचा, आप 2000 रुपया अपने पास रखिए। ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, 2000 रुपया दे
2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आपको। 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। अरे पूरी ताकत लगा लीजिए। आप हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटा का वोट एक होता है, उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट एक होता है। अगर मुख्यमंत्री के पास पैसा है, वो अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है, तो हम भी इस देश में टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। यह हमारा हक है। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारी बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। इनका खेल हम समझते हैं। हम आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है, हमने आपका नमक खाया है। और हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं। और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं। और महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था। इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे स्कूलों को बंद करके, हमारे छात्रावासों को बंद करके, तरह तरह का भर्ती घोटाला करके घोटाला खत्म ही नहीं हो रहा है। रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला। और मैं वीडियो देख रहा हूं, वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है, उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहां है, तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है। आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है। अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं। दीपिका पादुकोण क्या पहनी? अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राज्य समझ में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार तगड़ा भाषण देते हुए नजर आए। बीजेपी पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। साफ तौर पर ये जो भाषण है कन्हैया कुमार का, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।